नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये दरअसल एक गुनाह की खबर नहीं, ये एक दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां पर एक बार फिर से एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा कि मौजूदा हालातों को नजरअंदाज करना एक पूरे परिवार पर भारी पड़ गया। यूपी के बांदा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक ही परिवार के कहें 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें दादी, मां, बेटा और चाची थी। इन चारों की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई और बताया जा रहा है सिर्फ इसमें एक युवती बची है, जिसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बांदा में एक तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉर्पियो कार जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में कहें आजमगढ़ से महोबा की तरफ जा रही थी, तभी ये कार अपने से आगे चल रहे सिलेंडर लदे ट्रक में जाकर घुस जाती है। टक्कर कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप कार की हालत को देखकर लगा सकते हैं। एक तस्वीर आप देखेंगे इस वीडियो में, जहां पर कार जो है पूरी तरीके से कहें ट्रक के नीचे घुसती चली जाती है और जो ट्रक का पिछला पहिया होता है वहां तक का कार का हिस्सा पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कार का जो ऊपर का हिस्सा था वो पूरी तरीके से पीछे तक आ जाता है। अब इस तस्वीर में आप देखो, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, मैंने इस तस्वीर को इसीलिए स्लो कर रखा है ताकि आपको दिख जाए कि किस तरह से जो है ये गाड़ी, पूरा जो स्कॉर्पियो थी वो एकदम इतनी रफ्तार में थी कि वो नीचे तक चली गई और जब स्कॉर्पियो को निकाला गया तब भी गाड़ी का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रक में चिपका रह गया। इतना भयानक एक्सीडेंट था। इस भीषण हादसे में 4 लोग मारे गए हैं, जो लोग जो हैं स्कॉर्पियो में सवार थे। कहा जा रहा है कि इसमें एक व्यवसायी जिसकी उम्र करीब 38 साल था, नाम है अजीत, वो, उनकी मां, दादी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आधी कार डीसीएम के नीचे आ गई। गाड़ी ड्राइवर कर रहे गाड़ी जो चला रहा था युवक, उसके सीने में इंजन के कई पार्ट्स टूट गए, यानी आगे का पूरा हिस्सा जो है पिचक कर पीछे तक आ गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर के अंदर तक इंजन के जो टुकड़े थे वो घुस गए। युवक और आगे बैठी महिला के शव निकालने के लिए समझ लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा, जबकि 2 शवों को पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकाला गया। हादसे में एक 16 साल की लड़की जिंदा बची है, जिसका भी हालत गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुरुवार की सुबह 9 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, किलोमीटर संख्या 47.8 पर। और यह घटना जो है बांदा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के हथौड़ा गांव के पास हुई। और बताया जा रहा है ये जो परिवार है ये महोबा का रहने वाला है और आजमगढ़ से जो है ये महोबा के कबरई जो गांव है, इलाका जो है, वहां पर यह परिवार जा रहा था, तब यह दर्दनाक हादसा हो गया। और अभी तक शुरुआती जांच में जो सामने आ रहा है पुलिस की कि जिस तरह से, क्योंकि बताया जा रहा है ये परिवार जो है बुधवार की रात करीब 11 बजे जो है ये परिवार आजमगढ़ से निकला हुआ था और 400-450 किलोमीटर का जो है ये जो युवक गाड़ी चला रहा था अजीत, जिसका नाम है, 400-450 किलोमीटर की ड्राइव कर चुका था। ऐसे में संभावना ये आ रहा है कि सुबह 9 बजे के आसपास जब ये गाड़ी टक्कर होती है, आगे चल रहे ये जो सिलेंडर लदे डीसीएम में जब गाड़ी टकराती है, तब माना यह जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार, चूंकि एक्सप्रेसवे है तो एक्सप्रेसवे में तो 120 की रफ्तार सामान्य रफ्तार है, ऐसे में इस रफ्तार में ड्राइवर को जो अजीत था उसे झपकी आई और ये गाड़ी जो है आग तेजी के साथ एक रॉकेट की तरह कहें आगे चल रहे डीसीएम में जा घुसी। और अगर टक्कर स्पीड कम होती ना तो टक्कर होने के बाद गाड़ी इस तरह अंदर एकदम धंसती न चली जाती। जब रफ्तार में गाड़ी होती है तभी ये चीज देखने को मिलती है, गाड़ी अंदर घुसती चली जाती है और पीछे का पूरा हिस्सा जो है समझिए वो पिचक कर जो है, आप सोच देखो, जो सिलेंडर के वो सब लदे हुए हैं वो आधी गाड़ी तक पूरा हिस्सा आके घुसा हुआ है। तो ऐसे में जो लोग गाड़ी में बैठे होंगे उनकी हालत क्या हो सकती है ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं। ऐसे में वो लड़की जो 16-17 साल की है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस दर्दनाक हादसे में बची है अभी तक, वरना बचना मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह की टक्कर है वो साफ साफ बता रहा है कि टक्कर जो है बहुत ही ज्यादा भयानक थी।
अब कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे क्या कहानी है, किस तरह से ये जो परिवार है कहाँ जा रहा था कहाँ आ रहा था, ये सब हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ सके। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने दिया। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं अगर आपको ठीक लगे। ठीक है, हमारा नंबर स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। वहीं अगर आपको छोटी खबरें देखने का है कि हम रील की तरह खबरें देखना पसंद है, स्टोरी की तरह जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी होती है उस तरह की खबरें देखना पसंद है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पर छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं। यून्यूज़ यूपी आप डालेंगे, वहां पर आपको ये पूरी खबरें देखने को मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसे ये पूरा हादसा हुआ और किस तरह से एक झटके में ही एक गलती, एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी चूक ने पूरे परिवार को मौत के मुंह में ढकेल दिया। ये जो हादसा हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया, यूपी के बांदा जिले में हुआ। कहा जा रहा है, जो पुलिस की जांच में अब तक पता चला है कि आजमगढ़ के थाना जियनपुर के गांव रामगढ़ के रहने वाले 38 साल के अजीत परिवार समेत जो है महोबा के कबरई कस्बे में रहते हैं। ठीक है, अजीत जो है पूरे परिवार के साथ जो महोबा के कबरई कस्बे है वहां रहते हैं। यहां पर उनकी टायर की शॉप है, यानी बिजनेसमैन था अजीत अपनी मां प्रेमशिला, जिनकी उम्र करीब 55 से 60 साल के बीच है। इसके अलावा दादी चंद्रवती, ये भी 70 से 75 साल के आसपास हैं। चाची निशा विश्वकर्मा, जिनकी उम्र करीब 40 साल है, और 16 साल की बहन रिया को लेकर जो है अपने दोस्त की स्कॉर्पियो कार से आजमगढ़ में अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए ये महोबा से आजमगढ़ पर आए हुए थे। ठीक है, बुधवार रात करीब 11:30 बजे अपने कुल देवता की पूजा वूजा करने के बाद, जो कुछ कार्यक्रम होगा, कोई वजह होगी जिसकी वजह से ये लोग आए होंगे, पूजा करने के बाद रात करीब 11:30 बजे जो है अजीत सभी को लेकर ये अपने दोस्त की स्कॉर्पियो कार उसने ली थी और स्कॉर्पियो कार से आया था। इसी स्कॉर्पियो कार से वापस महोबा के कबरई कस्बे पहुंचना था। तो इन्होंने क्या किया, रात में इन्होंने सोचा, क्योंकि चूंकि ट्रैफिक होता नहीं अमूमन, तो इसलिए इन्होंने किया कि रात में निकल जाएंगे। 12 बजे के आसपास एकदम एक्सप्रेसवे खाली मिलेगा और सुबह 9-10 बजे तक जो है हम लोग महोबा पहुंच जाएंगे। अगर आप आजमगढ़ से महोबा की दूरी देखे चेक करते हैं, तो हम जैसे चेक करते हैं तो टू महोबा डिस्टेंस कितना है, 416 किलोमीटर का डिस्टेंस है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से। तो ज्यादा ये था, अब 416 किलोमीटर है, तो ऐसे में आप अंदाजा ये लगाइए कि अगर अजीत ने अंदाजा यही लगाया होगा कि अगर हम 80-90 की स्पीड से कंटिन्यू प्रॉपर भी चलते रहेंगे, बीच बीच में ब्रेक लेने के बाद भी, तब भी आराम से हम 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो करीब 12 बजे के आसपास ये लोग जो है आजमगढ़ से निकले। अब जब ये इनकी गाड़ी कहते हैं कि सुबह करीब 450 किलोमीटर, मतलब जहां से आ रहे होंगे वहां से लमसम ये जो है 450 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। अब अगर हम आजमगढ़ से बांदा पहले देखें कितना है, हाँ 300-350 किलोमीटर है, यानी करीब 400 के आसपास मान लीजिए हैं। अगर 400 किलोमीटर का जो है अजीत सफर कम से कम तय करके जो है बांदा पहुंच चुका था। अब महज कुछ ही किलोमीटर और बाकी थे महोबा पहुंचने में। तो इसी वक्त जब इनकी गाड़ी ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर थे और सुबह 9 बजे का समय था, जब इनकी गाड़ी बांदा जिले के हथौड़ा गांव के पास पहुंची, ये देहात कोतवाली क्षेत्र में जो एरिया आता है, तभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इनकी गाड़ी से, जो अजीत की गाड़ी है, इनकी गाड़ी से आगे एक डीसीएम चल रही थी जिसमें सिलेंडर लदे हुए थे, खाली सिलेंडर। गनीमत यही हो सकता, कहीं अगर भरे सिलेंडर होते तो धमाका भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन सिलेंडर बताया है खाली थे। अपनी स्पीड से ये भी अजीत चल रहे थे, वो भी जो डीसीएम थी वो भी अपनी स्पीड से चल रही थी। इसी दौरान माना यह जा रहा है, पुलिस को लग रहा है, संभावना यही है कि चूंकि 400 किलोमीटर का लगभग सफर तय कराए थे, आराम चले, और चूंकि रात भर गाड़ी चलाई थी, हो सकता है कि थकान जो है अजीत के ऊपर हावी हो गई और अजीत को ये लगा कि अब जैसे 400 किलोमीटर के आसपास आ गए, यहीं मान लो 50-60 किलोमीटर का और सफर रह गया है, तो ऐसे में गाड़ी खींच लेते हैं, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, आराम कर लेंगे। शायद यहीं पर अजीत से इस बात की कहें थोड़ी सी जो है वो चूक हो गई और उनसे गलती हो गई।
जब 9 बजे के आसपास जब इनकी गाड़ी जो है हथौड़ा गांव के पास पहुंची, अचानक से गाड़ी की रफ्तार, चूंकि एक्सप्रेसवे में, आप अगर एक्सप्रेसवे पे गए हो तो आपको पता है स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, टाटा इनोवा और जो टाटा की गाड़ियां बढ़िया वाली जो भी गाड़ी होती हैं, भले ही लिमिट 120 की हो, कई बार तो लोग 100-150 की रफ्तार से ही चलते हैं। जो उन्होंने एक्सप्रेसवे में गाड़ी चलाई है उन्होंने देखा होगा कि किस रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अजीत की भी गाड़ी, चूंकि स्कॉर्पियो एन थी, अच्छी गाड़ी है, स्पीड में भी चलने में कोई तरह की दिक्कत नहीं देती, तो ये माना जा रहा है कि मान ले 120 की रफ्तार से अजीत की गाड़ी चल रही थी। ऐसे में अचानक से अजीत को झपकी आई और ये झपकी जो है उनके लिए, पूरे परिवार के लिए काल बन गई। झपकी लगते ही शायद आगे चल रही गाड़ी से, चूंकि झपकी लगी और गाड़ी हल्का सा मुड़ी और आगे चल रही डीसीएम में जाकर रफ्तार से थी तो गाड़ी एकदम चीरती हुई चली गई और जो गाड़ी, जो डीसीएम का पीछे का जो सिलेंडर का वो जाला वाला था, वो सब एकदम गाड़ी को समेटते हुए पीछे तक चला गया। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो एकदम नीचे तक घुसती गई और जो ट्रक का हिस्सा था वो पीछे पूरी गाड़ी को चीरता हुआ पीछे ड्राइवर की सीट से आगे तक निकल गया। आप सोचो, जो आगे बैठे थे वो लोग अजीत और अजीत की मां, जिनका नाम है प्रेमशिला, उनकी तो मौके पर ही मौत हो गई और यहां तक जब पुलिस पहुंची, बॉडी निकालने की कोशिश करने लगी तो निकल ही नहीं रही थी। जब क्रेन मंगा के गाड़ी को बाहर खींचा गया तब कहीं जाके गाड़ी, उनकी बॉडी निकल पाई और इंजन का कई जो पुर्जे थे वो अजीत के एकदम पूरे शरीर को उसने छेद कर रख दिया, एकदम पिच्चा सा हो गया, कहते ये हालत हो गई। और यही कुछ दुर्दशा जो थी अजीत की माँ की हालत हुई। वहीं पीछे की सीट पर बैठी हुई जो थी चंद्रावती, जो दादी थी 70-75 साल की, उनकी भी हाल, लाश का हाल यही कुछ ऐसा था। वहीं जो चाची निशा विश्वकर्मा थी, उनका भी इसी तरह मौत हुई। किसी तरह से हो सकता है कि वो जो छोटी बच्ची थी 16 साल की, वो दुबक गई, जिसकी वजह से वो इस दर्दनाक हादसे में बच गई और वो घायल हुई है, अभी उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कहते हैं जैसे ही ये हादसा, भयानक हादसा हुआ, करीब गाड़ी जो थी 15 फीट की गाड़ी पिचक कर महज 6 फीट की रह गई। सोचिए, करीब 9 फीट पूरा पीछे तक का दब गया। इतना भयानक हादसा था। गाड़ी में ड्राइवर की स्टीयरिंग, छत और सीट बेल्ट के पास लगे तीनों एयरबैग खुले, लेकिन गाड़ी जब पूरी चिपक ही गई तो कोई भला क्या बचा लेगा। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी और स्कॉर्पियो, कहते हैं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि निकालने के लोगों ने धक्का देकर निकालने की कोशिश की, लेकिन संभव नहीं था। जिसके बाद क्रेन को बुलाया गया, क्रेन ने किसी तरह से गाड़ी को खींचा। इसके बाद जो चश्मदीद थे उन्होंने देखा कि अजीत के शरीर में इंजन के पार्ट अंदर तक घुस गए थे। एयरबैग फटने से आगे बैठी उनकी मां प्रेमशिला और अजीत के भी सिर भी फट गए थे, जिससे उनके सिर में भी चोट आई थी। जबकि पिछली सीट पर बैठी दादी और चंद्रावती और दादी चंद्रावती और चाची निशा भी कार में बुरी तरह से फंसे हुए थे, उनकी भी मौत हो गई थी। सबसे पिछली सीट पर जो छोटी बेटिया अजीत की बहन रिया बैठी थी, वो इस वजह से बच गई क्योंकि पीछे सीट तक इनका इम्पैक्ट आया नहीं, उस वजह से वो सुरक्षित बच गई। उन्हें जो घायल हो गई थी हल्की फुल्की, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जो अजीत के रिश्तेदार वगैरह हैं वो लोग वहाँ जब इस हादसे की जानकारी उन तक पहुँचाई गई, उनको बताया गया ऐसा ऐसा हुआ, तो कुछ रिश्तेदार पहुँचे, उन्होंने क्या कहा घटना के बारे में सुनिए। कहाँ रहते हैं आप? कबराई। ये क्या घटना हुई है जिसको भी लेके? हमारे मित्र हैं अजीत विश्वकर्मा जी, और इनका विद फैमिली शादी समारोह में गए हुए थे, वहाँ से वापसी आ रहे थे आजमगढ़ से। अच्छा। और ये बंदे एक्सप्रेस पे घटना हुई, क्या हो गया है? ये एक बताते हैं, अभी पहुंचे नहीं है मौके पर, लेकिन बताते हैं कि ट्रक को पीछे से इन्होंने मार दिया। 4 पहिया जी। कितने लोगों की मौत हो गई है? 4 लोगों की मौत और एक लड़की से। एक लड़की है। क्या नाम है इनका जो मृतक है? मृतक अजीत सिंह विश्वकर्मा। अच्छा, उनकी फैमिली? विश्वकर्मा राम कुमार विश्वकर्मा। यही कबराई में रहते थे वर्तमान में कबराई में रहते थे? वर्तमान कबराई, जनपद में बांदा चौराहे जनपद।
जब हादसे की जानकारी मिली तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, डीएम पहुंचे, एसपी पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सबसे पहले मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं ये पहचान करने की कोशिश की गई ये लोग कहां पे हैं। इनके परिजनों से संपर्क किया गया। इनके जो परिजन थे उन्हें इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद अजीत की कहते हैं जो पत्नी है और इस अजीत के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। अजीत की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। आप सोचिए, अजीत के परिवार में कोई नहीं, एक कहें आदमी के तौर पर कोई नहीं, क्योंकि अजीत के पिता का भी देहांत हो चुका है। अजीत की मौत हो गई, अजीत की माँ की मौत हो गई, दादी की मौत हो गई। अब अजीत के परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे बचे हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल। इस घटना के बाद जब मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे, उन्होंने घटना के बारे में क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर इस पर और बात करते हैं। देखिए, आज दिनांक 14 मई को जनपद बांदा के थाना कोतवाली देहात में लगभग सुबह करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में एक डीसीएम और एक स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, जो थाने की फोर्स, जो ट्रैफिक की फोर्स है 112, जो फायर की गाड़ियां हैं, मेडिकल, सभी लोग मौके पर पहुंचे। डीएम साहब मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया। इसमें जो अभी तक संज्ञान में आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें 5 लोग सवार थे, उसमें एक आदमी और 4 महिलाएं थी। इसमें मौके से ही 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। 2 लोगों को रेस्क्यू करके जिला अस्पताल भिजवाया गया था, जहां पे दौरान इलाज एक की और मृत्यु हो गई है। एक बच्ची है, वो इलाज कर रहा है। डीएम साहब के आदेश के क्रम में उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। जो प्रथम दृष्टया इसमें संज्ञान में आया है, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो उसके जो चालक थे उनको नींदवश या किसी वश वो डिसबैलेंस होकर के गाड़ी सीधे डीसीएम पे से पीछे से जाके भिड़ गई। इसमें बाकी अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग कहाँ से आ रहे थे सर और कहाँ इसमें जो अभी तक पता चला है, जो मृतक परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो महोबा का रहने वाला था। आजमगढ़ से महोबा की तरफ जा रहे थे। जब हादसा हुआ तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे तो जो लोग हैं उन्होंने किसी तरह से सबसे पहले पीछे का दरवाजा खोला, क्योंकि आगे का पूरा दरवाजा हिस्सा तो है वो ट्रक के नीचे ही घुसा हुआ था। ऐसे में जब पीछे का दरवाजा खुला किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद, तब जो चाची और दादी बैठी थी उनके शवों को बाहर निकाला गया। छोटी बच्ची जो घायल थी उसे बाहर निकाला गया, और जब इन लोगों को निकालने की कोशिश की गई तो दरवाजा ही नहीं खुला था। फिर कड़ी मशक्कत के बाद जब क्रेन को बुलाया गया, क्रेन को जब आया, क्रेन को खींचा, उसके बाद कहीं जाके हथौड़ों की मदद से जो है आगे का जो ड्राइवर वाला दरवाजा था उसे खोला गया। तो अजीत की लाश को देखकर सब एकदम सहम गए कि कैसे निकालें बाहर, क्योंकि अजीत के ऊपर जो अंदर जो गाड़ी का आगे का हिस्सा है वो पूरा पिचक गया, तो वो कहाँ आएगा, पीछे ही तो आएगा। और पीछे कौन बैठा है, अजीत बैठे, उसकी माँ, उनके ऊपर कहे पूरा एकदम वो सब सामान जो है घुसा हुआ था। किसी तरह से खैर पुलिस वालों ने उनके भी शवों को निकाला, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर परिजनों को सूचना दी। इस सब में करीब 1-1.5 घंटे का वक्त लगा। इस मामले में एसपी पलाश बंसल ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ एक छोटी बहन, जो मृतक जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे अजीत, उनकी बहन जो है रिया, वो अभी ठीक है, उसके अस्पताल में इलाज चला है। एसपी ने बताया कि परिजनों से संपर्क कर उन्हें बुलाया गया। घायल युवती सदमे में होने के कारण हादसे के बारे में कुछ भी बता नहीं पा रही है, उसे कानपुर रेफर किया गया, मतलब उसकी भी हालत अभी नाजुक है। हादसे के बाद डीसीएम चालक जो है वो फरार हो गया था। पुलिस ने जो है उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। वहीं अजीत के रिश्तेदारों ने बताया कि अजीत के पिता राम विनय विश्वकर्मा की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। अजीत की शादी 8 साल पहले निशा नाम की महिला के साथ हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है और 6 साल की बेटी। हादसे के बाद परिवार में सिर्फ अजीत की पत्नी और बच्चे बचे हैं। इसके अलावा जो वो छोटी बिटिया है रिया, अब वो रह गई। वाकई में ये हादसा कितना भयानक है, इससे आप देखोगे तो आपको लगता है कि हाँ, क्या जब ये टक्कर हुई होगी उस वक्त गाड़ी की रफ्तार वाकई में बहुत अच्छा। एक्सप्रेस वे में आजकल एक्सप्रेस वे हैं या हाईवे हैं, जिनमें भी देखिए, जिनमें चूंकि रास्ते अच्छे हैं तो उनकी रफ्तार भी 120-130 होती है, लेकिन वो रफ्तार आपके लिए कितनी कंफर्टेबल है ये आपको सोचना पड़ेगा। रास्ते अच्छे हैं, आप कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो। 400 किलोमीटर का सफ़र है, अगर 100 की रफ्तार से चलते हो तो महज 4 घंटे में आप 400 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हो। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बाई चांस कहीं कोई हादसा हुआ तो आप ये भी ध्यान रखिए कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उस स्पीड में अगर हादसा होता है तो बचने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। इसीलिए आज भी सेफ स्पीड, सबसे सेफ स्पीड यही मानी जाती है कि 60 से 80 के बीच की स्पीड जो है
वो ऐसी स्पीड है जहां पर गाड़ी को कंट्रोल करना आसान है, और उस स्पीड में अगर गाड़ी की टक्कर भी होती है तो संभावना ये है कि आप जिंदा बच जाओगे। चोटिल तो हो सकते हो लेकिन जान नहीं जाए, ये संभावना रहती है। 60 से 80 की स्पीड को अभी भी इसीलिए बेहतर बनाया जाता है। लेकिन चूंकि आजकल के एक्सप्रेसवे ऐसे हैं कि बढ़िया बढ़िया गाड़ी चलती रहती हैं। अच्छा, गाड़ी भी अगर स्कॉर्पियो जैसी हो जहां पर 100-120 की रफ्तार में एकदम गाड़ी स्मूथ चलती हो, तो ऐसे में आपको, अगर मैंने ये देखा है कि एक्सप्रेसवे में आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी अच्छी गाड़ी ठीक ठाक वाली गाड़ी है, आपने गाड़ी की विंडो अगर चढ़ा ली तो आप नॉर्मल गाड़ी की स्पीड का अंदाजा, अगर मीटर ना चेक करें तो आप गाड़ी की स्पीड का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप 100 के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि एकदम खुली सड़कें, चौड़ी सड़क है। ऐसे में ही ये भ्रम जो है ना, हमें स्पीड और बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। जब आप विंडो खोलोगे, अगर आप कभी एक्सप्रेसवे पे जाएं तो आप इस चीज को अनुभव कीजिएगा। आप अगर गाड़ी का मीटर नहीं देखेंगे तो आप, चूंकि बगल से सब आपकी गाड़ी से 100 की स्पीड, 120 की स्पीड, 130 की स्पीड, 140 की स्पीड से निकल रही है, तो आपको लगेगा यार मैं गाड़ी बहुत धीमे चला रहा हूं क्या, जब तक आप मीटर नहीं देखेंगे या आप विंडो नहीं खोलेंगे। जब विंडो खोलते हैं तो हवा जब आती है ना, तब पता चलता है यार गाड़ी की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होता है, चूंकि अब सब गाड़ियां जनाजन जन जन आपके बगल से निकल रही, तो आपको भी है यार खाली सड़क है, क्या इसमें दिक्कत, हम भी चलाते। लेकिन वही यहां हमें चूकने के, दूसरों को मत देखिए, उनकी जान उनकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी आपकी जान की है, आपके परिवार की है, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए हमें बड़े ही सावधानी से गाड़ी चलानी। और दूसरी बात मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर जब भी देखिए, अक्सर बड़े हादसों की वजह झपकी ही मिलेगी, और खासकर वहीं एक्सप्रेसवे में ही इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे में आप कंफर्ट होकर गाड़ी चलाते हो। जहां आपका ट्रैफिक होगा ना, वहां आपका दिमाग अलर्ट रहता है, दिमाग, आंखें सब चल, और गाड़ी की स्पीड भी कंट्रोल रहती है, तो ऐसे में हादसा होता भी है तो उतना भयानक नहीं होता। लेकिन चूंकि एक्सप्रेसवे है, अब रात में चलेंगे तो और खाली, पूरा एक्सप्रेसवे ही खाली होता है। अब सोचिए, आमने सामने की टक्कर माना जाता है कि हाँ चलो गलती है। अब एक गाड़ी कोई आगे आपकी चल रही है और आपकी गाड़ी उसमें भिड़ जाए, तो उस आगे वाले की क्या गलती। इसमें डीसीएम के खिलाफ, डीसीएम और ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि हादसा होने के बाद वो वहां से भाग गया, उसने पुलिस को सूचना नहीं दी कि ऐसा हादसा, उसकी गलती नहीं मानी जाती यहाँ पर। लेकिन चूंकि वो भागा वहां से, इसलिए उसकी गलती है कि वो इस हादसा होने के बाद उसने पुलिस को सूचना देना मुनासिब न समझकर अपने आप को बचाना ज्यादा बेटर समझा और वो वहां से भाग गया, जबकि उसकी गलती नहीं। आप गाड़ी देख लो, अब गाड़ी पीछे कोई गाड़ी आ रही हो, पीछे से घुस जाएगी तो कोई आगे चलाने वाला ड्राइवर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। फिर भी, और झपकी, इसीलिए मैं जब भी अब इस तरह की खबरें आती हैं तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि भाई, रात का सफर अच्छा होता है, बड़ा आनंदमय होता है, आप बड़ी अच्छी से गाड़ी चलाते हैं, ना कहीं ट्रैफिक मिलने का झंझट, ना कहीं गर्मी का झंझट। लेकिन आप इंसान हैं और इंसान की ये कमजोरी है, एक चाहे जितने आप परफेक्ट ड्राइवर हो, रात के 3 बजे के बाद से जो है ये झपकी वाला समय होता है। और रात में आप इस चीज़ को, आपको महसूस भले नहीं होता क्योंकि आप बड़े ही कंफर्ट में गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी का एसी चल रहा है, गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही, लेकिन आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर पड़ता है। इसकी वजह से ही जब 12 बजे से आप गाड़ी चलाते हैं, 3-4 घंटे आप गाड़ी चला चुके होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी आंखों पर दबाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे में आपकी आंखें को झपकी आना बहुत कॉमन बात है। ये कोई वो नहीं है कि यार हमको झपकी, सबको लगता है, मुझे भी लगता था यार झपकी नहीं आती है हमको, लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हैं तब आपको एहसास होता है कि यार हाँ, झपकी ये इतनी खतरनाक है कि आपको झपकी आ भी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी आंखें लपक गई। ये जो ड्राइवर प्रॉपर ड्राइविंग कर रहे हैं उनको पता चल जाता है यार झपकी आ रही है, वो तुरंत गाड़ी साइड लगा के, वो भी ऐसी जगह, हाई एक्सप्रेसवे में ऐसा नहीं कि किनारे खड़ी कर दिया, वो अक्सर जो है गाड़ी को एकदम साइड में किसी होटल में रोकेंगे, जाके जहां पार्किंग हो, पार्किंग में रोकेंगे, चाय वाय पियेंगे, आराम से 1-2 घंटे कहेंगे। अगर ज़्यादा उन्हें महसूस हो रहा कि ज़्यादा ही झपकी आ रही है तो वो फिर कहेंगे 1-2 घंटे रेस्ट ही कर लो भाई, तब चलेंगे, जब वो झपकी की खुमारी का समय निकल जाए तब। और नहीं होता है फिर भी आदमी देखता है कि हाँ पानी वानी मुंह में मारा, चाय वाय पी लिया, ब्रेड बुल पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, थोड़ा सा एनर्जी आ जाए, थोड़ा सा आंखों को रिलैक्स हो जाए, उसके बाद वो चलेगा। और उस झपकी आने के बाद वो प्रॉपर बीच बीच में ब्रेक लेकर ही चलता है, क्योंकि उसको पता है कि झपकी कभी भी आ सकती है, एक बार आई है तो दोबारा भी आ सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है अजीत के साथ यही हुआ। अजीत भले ही चूंकि
5-6 घंटे लग चुके थे, रुक रुक के आ रहे होंगे, लेकिन जो ये समय था लगातार ड्राइव चलाने की वजह से आंखों में जोर पड़ा और अचानक से एक झपकी आई और उस झपकी ने सब कुछ तहस महस करके रख दिया। झपकी की खासियत यही है या नुकसान यही है कि जब वो आता है तो आपको पता नहीं चलता, और जब झपकी आएगी उस वक्त आपका एक्सीलेटर दब जाएगा कि आपका स्टीयरिंग मुड़ जाएगा, आप कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि झपकी बस ऐसे ऐसे आप चला रहे हो गाड़ी, ऐसे आया, बस चंद सेकंड लगते हैं, उन चंद सेकंड के बाद क्या होगा आपको नहीं पता। अगर गाड़ी आपके आगे नहीं है तो आप खुद खुशकिस्मत हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ, और अगर कहीं कोई गाड़ी आगे चल रही है, बाई चांस आपका स्टीयरिंग मुड़ गया तो कौन डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में चला जाए, क्या हो सकता है कि फान की खंती में गिर जाए। और स्पीड तो है ही है, अब स्पीड में एक छोटी सी भी घटना जो है बड़ी बन जाती है। 120-30 की रफ्तार में आपकी स्टीयरिंग हल्का से मुड़ा, डिवाइडर फाड़ने में गाड़ी को टाइम नहीं लगेगा। रॉकेट की तरह चल रही गाड़ी 120 की रफ्तार नॉर्मल रफ्तार नहीं है, बहुत तेज होती है। क्योंकि आप विंडो चढ़ाए हैं तो आपको लग रहा है आपके बगल से जो भी गाड़ियां जा रही वो आपसे तेज जा रही, तो आपको लग रहा है यार मैं तो धीमे चला रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत तेज होती है। और बहुत जितना तेज रहोगे उतना ही खतरा भी होता है, हादसा होने पर उतने ही बचने की संभावना कम हो जाती है। लिहाजा सतर्क होकर सावधान होकर खबर चलाएं। और अजीत के परिवार के साथ हमारी हमदर्दी है। ये भयानक हादसा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होनी है तो हो गई। अब जो पत्नी है, अजीत की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें और जो भी हादसों की खबरें जो हैं यूपी में होने वाले, उनकी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।